Good morning, students. Now let's continue chapter number 14, that is respiration in plants. Okay. Now, in this chapter, in the beginning portion, we have to discuss about respiration, its significance, difference between breathing and respiration, difference between aerobic and anaerobic respiration. So, before we start this chapter, I would like to thank bankofbiology.com because I'm using their PDF for teaching purpose only. नाउ बेटा जब भी हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं आई थिंक हमने चैप्टर 17 कर लिया है उसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन कि वाई रेस्पिरेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड आपने जो भी फूड लिया है अपनी बॉडी में उससे एनर्जी रिलीज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ओनली ओके और चैप्टर 17 में हमने डिफरेंसेस कर लिए हैं ये सारे डिफरेंसेस हम चैप्टर 17 में कर चुके हैं वी हैव लर्न द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन तो मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है ब्रीदिंग में कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है रेस्पिरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व है ब्रीदिंग में टेम्परेचर चेंज नहीं होता रेस्पिरेशन में हीट जो है वो जनरेट होती है हीट विल बी रिलीज्ड so all these differences we have already done then we had done the difference between aerobic and anaerobic respiration ये भी हम already कर चुके हैं aerobic means where the organism is using oxygen for the breakdown of food that respiration will be known as aerobic respiration anaerobic respiration का मतलब है where the organism is not using oxygen for the breakdown of its food उन ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस का नेम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस को शो कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं एनएरोब्स ओके एनाएरोब्स इसके एग्जांपल मैंने आपको करवाया था इसमें हमारा था एस्कैरिस था टीनिया सोलियम था तो जितने भी एंडोपैरासाइट्स हैं एस्कैरिस टेपवर्म दीज आर ऑल showing anaerobic respiration or we can say that they are anaerobe अब इस चैप्टर में सबसे पहले जब आप इसको एनसीईआरटी से रीड करोगे तो इसमें एक क्वेश्चन गिवन है मतलब इसमें कुछ न्यू टर्म्स हैं वी हैव टू डिस्कस देम इसमें जो सबसे फर्स्ट टर्म है वो है ऑब्लिगेट एरोब ठीक है अब देखो ये वर्ड एरोब एनएरोब तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट या कंपल्सरी मतलब 100% करना ही करना है जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस हो जाती है कंपल्शन हो जाती है so talking about obligate aerobes it means those organisms which are 100% dependent on oxygen they can only show aerobic mode of respiration if they are not getting oxygen even for few seconds or minutes their working will be severely affected इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन ब्रेन ठीक है वी नो कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो ज़्यादा टाइम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता हमारी मसल्स इस कैटेगरी में नहीं आती बट जो ह्यूमन ब्रेन है वो ऑब्लिगेट एरोब है मीन्स विदाउट ऑक्सीजन इट कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर फ्यू मिनट्स इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्लिगेट एन एरोब ऑब्लिगेट एन एरोब का मतलब है नाउ टॉकिंग अबाउट ऑब्लिगेट एनारोब इट मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है वो 100% ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकता है इफ़ दैट एनिमल इज बीइंग एक्सपोज टू ऑक्सीजन देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनिज्म तो ये 100% एनारोबिक है मतलब इसको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो इसमें हमारे कुछ जो क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं वो है एस्कैरिस ये भी आपने डीओई की क्लास में पढ़ा था अनीता मैम ने करवाया है ये फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस को बिलोंग करता है इट इज़ फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ स्मॉल किड्स छोटे बच्चों में जो वर्म का इन्फेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हम आप लोगों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स देते हैं कीड़े मारने वाली दवाई देते हैं वो एस्कैरिस के लिए ही दी जाती है उसके बाद जो टीनिया है टेपवर्म वो भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो दो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब ऑब्लिगेट एनएरोब ऑब्लिगेट एरोब वो हैं जो स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव ऑब्लिगेट एनएरोब्स वो हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं उनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल फील अनकंफर्टेबल ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे तो मे बी दे विल डाई ऑल्सो ओके Then we have next category that is called facultative aerobe. ये छोटा सा ना वर्ड एक एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कहीं उसका मीनिंग नहीं बताया है बट ये एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में या बेसिक कंसेप्ट है तो आपको पता होना चाहिए देखो फैकल्टेटिव वर्ड का मतलब होता है
टॉकिंग अबाउट वर्ड फैकल्टेटिव, इसका मतलब जिसमें ऑर्गेनिज्म स्विच कर सकता है, चेंज कर सकता है, उस वर्ड को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव। तो यहाँ पे जो भी वर्ड हमें दिया गया है, जैसे मान लो यहाँ पे हमें हेडिंग दी है फैकल्टेटिव एरोब, तो टॉकिंग अबाउट फैकल्टेटिव एरोब, आप इसका ऑपोजिट करो पहले। एरोब का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एनारोबिक या एनारोब हो जाएगा। इट मीन्स ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मोस्ट ऑफ द टाइम एन एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा, लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड हम कर देंगे तो थोड़े टाइम के लिए स्विच हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन वाले मोड में। जैसे टॉकिंग अबाउट ईस्ट, आप छोटी क्लासेस से ईस्ट का जो एग्जांपल है वो एनारोब में लर्न कर रहे हो, बट अब आप छोटी क्लास में नहीं हो, अब हमें और टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करना है। तो जब ईस्ट की हम बात करते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, लेकिन अगर हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे तो वो थोड़े टाइम तक जो है अपना मोड ऑफ रेस्पिरेशन चेंज कर सकता है, एनएरोबिक से एरोबिक में शिफ्ट हो जाएगा। तो जो ईस्ट है वो एग्जाम्पल हो जाएगा फैकल्टेटिव एरोब का। तो जब भी आपको फैकल्टेटिव वाले वर्ड की डेफिनेशन पूछी जाए या मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है या कंसेप्ट समझना है, तो जो वर्ड आपको दिया है, जैसे यहाँ पे एरोब दिया है, उसका ऑपोजिट कर दो। एरोब का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एनारोबिक। यानी वो ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा है, बट इफ वी प्रोवाइड ऑक्सीजन टू इट तो वो स्विच या चेंज हो जाएगा फैकल्टेटिव एरोब में। Then we have second thing which is called facultative anaerobe. ठीक है, मैंने बोला था जब भी इस टाइप की कोई हमें टर्म दी जाएगी उसका हमने ऑपोजिट करना है। एन एरोब का ऑपोजिट क्या हो गया? एरोब या एरोबिक। तो इसका मतलब इस केस में जो ऑर्गेनिज्म है वो मोस्ट ऑफ द टाइम या वो उसका जो प्रेफर्ड मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो एरोबिक ही है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पायर करना पसंद करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एरोबिक ही है, बट अगर उसकी कोई ऐसी सिचुएशन वो फेस कर रहा है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो फिर उस केस में वो थोड़े टाइम के लिए एन एरोबिक मोड वाले रेस्पिरेशन में स्विच कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। दैट ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोब। जैसे आपने क्लास 10th में ये वाला तो सब बच्चों ने लर्न किया था कि जो हमारी मसल्स हैं व्हेन वी आर डूइंग हैवी एक्सरसाइज, तो जितनी ऑक्सीजन उनको रिक्वायर्ड है दे आर नॉट गेटिंग दैट, सो दे स्टार्ट शोइंग एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ड्यू टू विच हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है, एंड ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड हमारी लेग्स में जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मसल्स जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब है। वाई आई एम सेइंग मसल्स आर फैकल्टेटिव एनारोब? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे आर शोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन, बट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है कि जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए उतनी नहीं उनको मिल पा रही है, देन दे विल स्विच टू एन एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो मसल्स हमारी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं? फैकल्टेटिव एनारोब। सिमिलरली आई विल गिव यू वन अनदर एग्जाम्पल जो बहुत रेलिवेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। जैसे टॉकिंग अबाउट रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं सॉइल के नीचे प्रेजेंट है, एंड दे आर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन फ्रॉम बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। अब होगा क्या कि ये जो प्लांट की रूट्स होती हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रही हैं, बट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन इन द सेंस कि दे आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितना उनको मिलना चाहिए, उस केस में फिर वो स्विच हो जाती हैं एन एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन की तरफ। ठीक है, एन एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन की तरफ शिफ्ट कैसे होंगी? जैसे मान लो जिस एरिया में प्लांट ग्रो कर रहा है वहाँ पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई है। जब फ्लड आपका आता है तो पूरा सॉइल वाटर से कवर हो जाती है। सॉइल के नीचे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, एक्चुअली होता क्या है, जो छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस होता है, वहाँ पे एयर प्रेजेंट है। लेकिन जब उस एरिया में फ्लड आ गया तो जो पानी है वो धीरे धीरे सॉइल में नीचे जाएगा, तो जो भी एयर सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस में ट्रैप थी वो सारी बाहर निकल जाती है बबल्स के फॉर्म में। तो अब सॉइल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो प्लांट की रूट्स क्या करेंगी भाई? अगर वो ऑक्सीजन नहीं है, अगर वो अपने मोड को शिफ्ट नहीं कर पाएंगी तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, दे विल डाई। तो अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है तो जो प्लांट की रूट्स है वो 7 to 10 days तक, मतलब दे आर वेटिंग कि फ्लड का पानी थोड़ा कम हो जाए तो मे बी हम सर्वाइव कर सकते हैं। 7 to 10 days तक वो फैकल्टेटिव एनारोब की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगी, और उस टाइम पे बिकॉज उनको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, अगर उन्होंने अपना मोड ऑफ रेस्पिरेशन चेंज नहीं किया दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ 7 to 10 days दे विल बी शिफ्टिंग टू द कैटेगरी ऑफ एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन,
एंड दे विल वेट फॉर द फ्लड वाटर टू रिसीड. अगर इस टाइम में फ्लड का वाटर कम हो जाता है और धीरे धीरे सॉइल में ऑक्सीजन फिर से एंटर हो जाएगी, अगेन दे विल शिफ्ट बैक टू द एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन. लेकिन अगर फ्लड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, पानी कम नहीं हो रहा है 7 to 10 days के बाद भी, तो धीरे धीरे जो प्लांट की रूट्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट, इससे ज़्यादा वो नहीं इस मोड में रह सकती हैं. फैकल्टेटिव मोड टेम्प्ररी मोड होता है हमेशा, सो दे विल डाई. सो फैकल्टेटिव एनारोब का जब भी इस टाइप का, जहाँ पे भी फैकल्टेटिव वर्ड का मीनिंग आ रहा है उसका ऑपोजिट करके आपको लिखना है. ठीक है. सो आई होप वी हैव डन दिस. देन वी हैव टू डिस्कस, जब आप एनसीईआरटी से चैप्टर रीड करोगे तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है हमें कि जो प्लांट्स होते हैं दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमंस में तो एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. ठीक है, हमारे अंदर एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है. हमने चैप्टर 17 में ऑलरेडी कर लिया है, सो यू नो इट वेरी वेल. बट प्लांट्स के अंदर हमें कोई वेल डिफाइंड सेपरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं मिलता है. वाई? बिकॉज प्लांट्स में 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. फैक्टर 1 है कि प्लांट्स खुद ही ऑक्सीजन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो ऑक्सीजन उन्होंने बनाई, प्लांट का मेजर पार्ट उसका लीफ होता है. लीफ आर द साइट्स वेयर द ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोड्यूस. तो जितना भी उन्होंने ऑक्सीजन बनाया है वहीं से उसका मे बी 5% 10% जितना प्लांट को अपनी ज़रूरत के लिए रिक्वायर्ड है, लीफ सेल वहीं से उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी. बाकी जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो एयर में रिलीज हो जाएगा. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? दैट इट नीड्स टू सप्लाई ऑक्सीजन. तो यहाँ पे तो वो खुद ही ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं. तो लीफ ही प्लांट का मेन पार्ट होती है और वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट हो रही है. तो वो जितना ऑक्सीजन उनको रिक्वायर्ड है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्लांट, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द प्लांट, उतना वो 5 to 10% ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट कि जो प्लांट है, देखो लीफ ने तो एक्चुअली प्लांट में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, तो हर पार्ट को अपनी गैशियस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है खुद से ही मैनेज करना पड़ता है. जैसे मैंने बता दिया, लीफ तो जो ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है उसी में से एब्जॉर्ब कर लेंगे, बट स्टेम कैसे एब्जॉर्ब करेगा? आई होप यू रिमेंबर, आपने कभी देखा होगा, गार्डन जाते हो, चैप्टर 6 अब हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया, अदरवाइज हम उसमें पूरा अच्छे से पढ़ते, कि जो प्लांट का स्टेम है उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे, आपने देखा होगा प्लांट के ऊपर मोटा सा स्टेम या बार्क होता है, छाल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और उसमें छोटे छोटे होल्स बने होते हैं. दीज स्मॉल होल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ द स्टेम, दे आर कॉल्ड लेंटिसेल्स. तो स्टेम के अंदर भी अपने होल्स या लेंटिसेल्स हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इट कैन एक्सचेंज इट्स गैसेस. तो लीफ ने तो खुद कर लिया अपना गैसेस एक्सचेंज, स्टेम ने लेंटिसेल्स के थ्रू कर लिया. अब बचा प्लांट का थर्ड मेन पार्ट, रूट्स. तो रूट्स जो होती हैं वो सॉइल के नीचे प्रेजेंट हैं. ये मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट की रूट्स हैं वो दे आर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, छोटे छोटे ऐसे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. आई एम शोइंग दिस ऑक्सीजन और एयर विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर. तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस में ऑक्सीजन है, वहाँ से प्लांट की जो रूट है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी. तो प्लांट का हर पार्ट अपनी गैशियस नीड को खुद से फुलफिल कर सकता है. लीफ ने जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, स्टेम ने लेंटी सेल्स के थ्रू कर लिया, रूट्स ने सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, एयर प्रेजेंट है, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज कर लिया. तो हर पार्ट को जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो खुद से एक्सचेंज कर लेता है. तो उनको अलग से कोई सेपरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फैक्ट कि जो हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है. प्लांट्स रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सिसाइल है, मीन्स प्लांट्स के नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो नहीं करेगा तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, अगर वो मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, सिसाइल है, तो उसको एनर्जी भी कम रिक्वायर्ड है. तो अगर अलग से भी कोई सेपरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है तो भी उसका काम चल जाएगा, बिकॉज प्लांट्स आर सेसाइल, so they need less amount of energy and which can be easily managed with the help of this simple gaseous exchange by all the parts. उसके बाद फिर हमने, आपने क्लास 10 में ये इक्वेशन पढ़ी थी कि जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दे फॉर्म 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस एटीपी या एनर्जी वो रिलीज करते हैं. तो ये जो आपने सिंपल सी रिएक्शन पढ़ी है क्लास 10 में, अब आप देखोगे, क्योंकि अब हमने डिटेल में पढ़ना है कि सिंपल सिंगल रिएक्शन जो आपने क्लास 10 में पढ़ी है वो एक्चुअली 4 स्टेप्स के थ्रू पॉसिबल होती है. ठीक है,
ये सिंगल सी रिएक्शन हम लिख देते हैं क्लास 10 में। अब आपको पता चलेगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इट्स नॉट दैट सिंपल प्रोसेस। इस इक्वेशन को कंप्लीट होने के लिए 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है। एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला इसमें स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, दैट वी विल डिस्कस। उसके बाद सेकेंड स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये भी हमें डिस्कस करना है। थर्ड स्टेप होता है हमारा TCA साइकिल, दैट ऑल्सो या सिट्रिक एसिड साइकिल, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ इसमें जो स्टेप है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो 4 स्टेप्स होंगे तब जाके वो जो रिएक्शन हमने पीछे देखी है वो कंप्लीट होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस, oxidative decarboxylation and other we will discuss in the next class. तो aerobic respiration के how many steps we are having? 4. First step is the glycolysis, second step is the oxidative decarboxylation, third step is the TCA or the citric acid cycle, fourth step is the electron transport chain. Okay, so now let's start with the first step that is called glycolysis. अब देखो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है, पहले तो वर्ड का मीनिंग आपको समझना है। लाइसिस वर्ड का मतलब मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, ब्रेक डाउन। ग्लाइको वर्ड रेफर्स टू ग्लाइकोजन और शुगर्स। तो जिस प्रोसेस में शुगर्स का ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो छोटे पार्ट्स में ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये इसकी लोकेशन हमें पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ हो रही है। दैट इट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, साइटोप्लाज्म में ही होता है। उसके बाद एरोबिक हो एनारोबिक हो अभी आगे डिस्कस करेंगे, दोनों प्रोसेस में ये जो हमारा स्टेप है ये कॉमन है। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसकी लोकेशन हमने डिस्कस कर ली है कि वो साइटोप्लाज्म में होता है। फिर हमने उसका मीनिंग डिस्कस कर लिया है कि शुगर्स का ब्रेकडाउन होता है। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि इस पाथवे का, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नेम होता है दैट इट इज़ कॉल्ड EMP पाथवे। ठीक है, ये EMP जो है हर वर्ड, एक एक साइंटिस्ट के नेम के फर्स्ट वर्ड का अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उनके वर्ड का। जैसे वर्ड है एमडन, एक साइंटिस्ट है, यू कैन सी इट हेयर। देन वी हैव मेयरहॉफ, ऑटो मेयरहॉफ उनका पूरा नेम है, देन ही इज़ है। देन वी हैव जे पार्नस हेयर, तो जे पार्नस का पी लिया, मेयरहॉफ का एम लिया, एमडन का लिया, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म बन गई है EMP पाथवे। तो EMP पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 साइंटिस्ट वर देयर, ओके, गुस्ताव एमडन, ऑटो मेयरहॉफ, जे पार्नस, जिन्होंने इस पाथवे को डिस्कवर किया था। तो दैट इज़ वाई दिस पाथवे इज़ नोन एज EMP पाथवे। अब इस प्रोसेस को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें NCERT में होना चाहिए था, बट एक स्टेप इन्होंने नहीं दिया हुआ है कि क्योंकि देखो प्लांट, चैप्टर का नेम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो जब भी हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स तो अपना फूड फोटोसिंथेसिस जब कंप्लीट करेंगे तो सुक्रोज के फॉर्म में बनाएंगे। अब ये जो सुक्रेस है, इसको एक इन्वर्टेज एंजाइम होता है प्लांट्स में, वो उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक कर देता है। सुक्रोज वही वाली चीनी है, वाइट शुगर जो आप घर में खाते हो, वो सुक्रोज ही होती है, डाइसैक्राइड है। डाइसैक्राइड मीन्स जो दो सिंपल मोनोमेरिक यूनिट्स को ज्वाइन करके बनती है। तो सुक्रोज या जो वाइट शुगर हम ले रहे हैं, इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है, फिर ये जो ग्लूकोज बन जाएगा वहाँ से ग्लाइकोलाइसिस NCERT ने शो की हुई है। बट ये स्टेप भी शो करना चाहिए था क्योंकि प्लांट्स में इस स्टेप के बिना जो है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। देन वी हैव टू डिस्कस कि इस पाथवे में 10 स्टेप्स हैं। फर्स्ट 3 स्टेप्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये जो ग्लूकोज बना, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड हाउ मेनी कार्बन एटम्स इट इज हैविंग, 6। नाउ इन द फर्स्ट स्टेप इट इज कंबाइनिंग विद ATP। ATP आप रिकॉल करो, चैप्टर 9 में हमने पढ़ा है कि एडेनाइन के साथ जब 3 फॉस्फेट अटैच हो जाएंगे, एडेनाइन, आई होप यू ऑल आर रिकॉलिंग कि जो वो न्यूक्लियोटाइड था जिसमें नाइट्रोजन बेस भी था, शुगर भी था, फॉस्फेट भी था, एडिनोसिन वाला जो था पूरा, जब वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है उसके साथ 2 फॉस्फेट और जुड़ गए हैं, एडेनाइन के साथ ऐसे 3 फॉस्फेट जुड़ गए हैं, देन दैट मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड ATP एंड दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद इसमें ये जो ATP है ये ब्रेक हो जाएगा ADP में। ठीक है, ADP में जब ये ब्रेक होगा तो एक फॉस्फेट जो इसने रिलीज की है, ये फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाएगी। ग्लूकोज में भी कितने कार्बन्स हैं? 6 कार्बन, एक फॉस्फेट अटैच हो गई तो ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
और इसमें कितने कार्बन्स हो जाएंगे, 6 कार्बन्स इसमें प्रेजेंट है। तो ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें कि हमने एक फंक्शनल ग्रुप और वी कैन से ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था वो हमने एटीपी से निकाल के फॉस्फेट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का नेम होता है हेक्सोकाइनेज। अब ये जो एंजाइम एंजाइम का नेम ना भी याद रहे कोई नहीं, बस जनरल यू हैव टू रिमेंबर कि इस स्टेप को जो एंजाइम रिएक्शन कैटेलाइज करा रहा है, हमने 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम पढ़ी हैं चैप्टर 9 में, देन इट इज़ बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफरेज। ठीक है, ट्रांसफरेज का मतलब है कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है फंक्शनल ग्रुप को फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर। तो इसने फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र किया फ्रॉम ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब उसके बाद नाउ लेट्स सी द सेकेंड स्टेप। हमें पता है कि जो ग्लूकोज है और फॉस्फेट है वो एक दूसरे के आइसोमर है, मीन्स एक मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होता है। अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, गणेश विल बी टीचिंग यू कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप और थोड़ा सा स्ट्रक्चर में माइन्यूट डिफरेंस होता है। जैसे ग्लूकोज है वो एक एल्डिहाइडिक कंटेनिंग शुगर है, मीन्स उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। आई थिंक ये 12th में है चैप्टर, सो देयर यू विल बी स्टडिंग दिस। तो जो ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा। तो जब एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज हो रहा है तो एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करा रहा है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा, आइसोमरेज। उसके बाद नाउ लेट्स सी द थर्ड स्टेप कि ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है, अगेन ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था बिल्कुल सेम हो रहा है कि जो एटीपी है वो एडीपी में चेंज हो गया और ये जो फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज में अटैच हो गया। तो जब ये फ्रक्टोज में अटैच हो गया तो हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। यानी फ्रक्टोज का ऐसे आप इमेजिन करो कि उसमें 6 कार्बन है, आ रही हो, इसमें 6 कार्बन है और फर्स्ट और 6th कार्बन पे फॉस्फेट जो है वो हमारी अटैच हो चुकी है। यहाँ पे भी जो एंजाइम होगा वो एंजाइम आपका ट्रांसफरेज कैटेगरी को बिलोंग करेगा बिकॉज इट इज ट्रांसफरिंग द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू फ्रक्ट। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसमें जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है वो दो मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है। देखो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कितने कार्बन्स प्रेजेंट हैं, 6 कार्बन। वो दो मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाएगा, दोनों में 3 कार्बन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है PgAl, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। ओके, और ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है DHAP, इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक्चुअली ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। यहाँ पे देखो ये रिवर्सिबल टाइप का एरो लगा हुआ है, दोनों ही मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, दे कैन चेंज इनटू ईच अनदर। और जब ये चेंज हो सकते हैं तो ये जो रिएक्शन है आगे PgAl के लिए शो करा हुआ है, बट DHAP भी इसमें चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद वाले जितने भी स्टेप्स होंगे वो 2 टाइम्स रिपीटेड होंगे, दे विल बी रिपीटेड ट्वाइस। ओके, तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल था 6 मॉलिक्यूल वाला, 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल था फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, इट हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, बोथ ऑफ देम आर हैविंग 3 कार्बन एटम ईच। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है जिसको कि हम बोल रहे हैं PgAl, दैट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। वैसे इसको ये ना बोल के हम ये बोलेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, गैप भी हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड करा है तो ऐसे लिख सकते हैं, बट ज़्यादा जो आपकी बुक में यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी एब्रीविएशन बनाएंगे तो इट वुड बी गैप, दैट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दोनों में एक एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि देखो इसमें 2 फॉस्फेट थे मॉलिक्यूल जब बीच में से, एज आई वाज टेलिंग यू कि ये जो मॉलिक्यूल बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, आप ऐसे बना के देखो कि उसमें 6 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, 6 कार्बन पर अटैच्ड है, बीच में से ऐसे स्प्लिट हो गया तो एक मॉलिक्यूल जो बना उसमें भी एक फॉस्फेट होगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल बना वो भी 3 कार्बन का है, उसमें भी एक फॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इस स्टेप में, स्टेप नंबर 6 में 2 एक्टिविटीज़ एक टाइम पर होंगी। एक तो यहाँ पर हो रहा है प्रोसेस जिसको कि हम बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन वर्ड का मतलब होता है बच्चे कि ये जो मॉलिक्यूल था हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लूज़ करेगा और इसने जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लूज़ किया है
उसको NADP अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और NAD पॉजिटिव जो है वो NADH प्लस H पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अब आप ये पूछोगे कि मैम व्हाट इज दिस NAD? तो एक्चुअली जैसे हमारा ADP होता है और ATP होता है, तो हमें एनर्जी ज़्यादा किससे मिलती है? ATP एनर्जी मॉलिक्यूल है, ADP में कम एनर्जी होती है। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये भी एक टाइप का एनर्जी कैरियर है सेल का। अगर ये NAD पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो इसमें एनर्जी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये NADH प्लस H पॉजिटिव फॉर्म में है तो इसमें एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे जब इसने एक हाइड्रोजन को लूज़ किया, वो हाइड्रोजन NAD पॉजिटिव के साथ अटैच हो गई, तो अब ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बन जाएगा एंड दैट मॉलिक्यूल विल बी NADH प्लस H पॉजिटिव। अब एक चीज़ और हो रही है स्टेप में, यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल का नेम था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी 3 कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल था और उसके थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट अटैच थी। जब आप NCERT रीड करोगे तो उसमें एक जनरल टर्म मेंशन है ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब है 3 कार्बन हैविंग 1 फॉस्फेट। लेकिन अब ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है इसको हम बोलते हैं 1,3-BPGA, ठीक है। 1,3-BPGA 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो मॉलिक्यूल है, उसी के एक एक शुरू के वर्ड्स को अगर हम ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे, सो वी विल बी गेटिंग दिस एब्रीविएशन। इस मॉलिक्यूल को हम बोल सकते हैं, आप अपनी NCERT बुक में भी लिख लेना, इसका नेम है 1,3-BPGA 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी फर्स्ट कार्बन पे भी अब इसके फॉस्फेट अटैच होगी। लेकिन देखो जब फॉस्फेट अटैच हो रही है तो यहाँ पे कोई ATP तो शो नहीं किया हुआ। NCERT अगर आप देखोगे, फ्लो चार्ट देखोगे, उसमें कोई ATP मेंशन नहीं है। तो इसको ये फॉस्फेट मिली कहाँ से? एक फॉस्फेट ये अपने अंदर लेगा तभी तो फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट अटैच होगी, तभी तो ये 1,3-BPGA में चेंज होगा। सो फ्रॉम वेयर इट इज गेटिंग फॉस्फेट? एक्चुअली इट इज़ नॉट गेटिंग फॉस्फेट फ्रॉम द ATP। हमारी सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं H3PO4 थ्राइस नेगेटिव, जिसको कि हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, वहाँ से ये एक फॉस्फेट ग्रुप लेता है। साइटोप्लाज्म में H3PO4 बहुत सारे प्रेजेंट है, वहाँ से इसने एक फॉस्फेट को एब्जॉर्ब किया है और वो फॉस्फेट इसके फर्स्ट कार्बन पर अटैच हो जाती है। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन पे, मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट अटैच हो जाती है, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमने पढ़ लिया है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे भी तो इसके फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है। तो यानी जो हमारा स्टेप नंबर 6 है उसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल बनता है, it is losing a pair of hydrogen and that hydrogen is utilized in the formation of an energy rich molecule NADH plus H positive। दूसरा काम हो रहा है कि इस मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ऐड हो रही है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और उसके फर्स्ट और थर्ड कार्बन दोनों पे फॉस्फेट होगा, जिसको हम बोलेंगे 1,3-BPGA बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 7 है, ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना, मतलब उसके फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट है, थर्ड कार्बन पे भी फॉस्फेट है। और आपको पता है जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं। छोटा सा मॉलिक्यूल है, 3 ही कार्बन का है, तो अब ये नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो नाउ 1 फॉस्फेट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल। और ये जो हमारा फॉस्फेट रिमूव होगा, दिस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन। देखो उसके फर्स्ट और थर्ड दोनों कार्बन पे था, तो फर्स्ट कार्बन पे से फॉस्फेट जो है, जो अभी ऐड करा है, इसी वाले पहले स्टेप से ऐड करा है, वो फॉस्फेट रिमूव हो जाएगी। तो जब ये फॉस्फेट रिमूव हो गई तो वो ADP के साथ ये फॉस्फेट यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगी। ATP एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। देखो इससे पहले तक मॉलिक्यूल का नाम था 1,3-BPGA बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट पोजिशन से फॉस्फेट निकल गया तो अब सिंगल फॉस्फेट हो गया, तो अब मॉलिक्यूल का नेम हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब 3 कार्बन है और सिर्फ थर्ड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच्ड है, फर्स्ट वाली तो हट गई। तो इस मॉलिक्यूल का नेम हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। अब नाउ व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन, कि ये जो हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, इस पे भी जो थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट है उसको हटाने की ज़रूरत है। बट एक्चुअली आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसकी काइनेटिक्स और वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये थर्ड कार्बन पे जो फॉस्फेट था उसको हटाना चाहता है, बट मॉलिक्यूल की शेप कुछ ऐसी है कि थर्ड कार्बन से फॉस्फेट रिमूव नहीं हो पाती, तो वो अपने आप को थोड़ा सा रीअरेंज करता है। मॉलिक्यूल अपने अंदर कुछ इंटरनल अपना स्ट्रक्चर रीअरेंज करेगा सो दैट इट कैन लूज दिस
फॉस्फेट, तो उसने अपना जब रीअरेंजमेंट किया तो जो फॉस्फेट थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट था अब वो सेकंड कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो मॉलिक्यूल तो सेम है, बस रीअरेंजमेंट हुआ है कि जो थर्ड कार्बन ऐसा मॉलिक्यूल था कि ये फॉस्फेट ग्रुप उसके पहले थर्ड कार्बन पे था, अब वो थर्ड से सेकंड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, मॉलिक्यूल विच विल बी फॉर्म दैट विल बी 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब उसके बाद भी इसने अपने आप को रीअरेंज कर लिया, लेकिन अभी भी फॉस्फेट ग्रुप इतनी जल्दी से नहीं निकल पा रहा है क्योंकि बहुत सारे एनर्जी काइनेटिक्स वेदर द रिएक्शन इज फेवरेबल और नॉट मैटर करते हैं। तो अब इस मॉलिक्यूल में डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है, मीन्स नाउ दिस मॉलिक्यूल ये जो हमारा बना है 2-फॉस्फोग्लिसरेट, इट इज़ लूजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और जब ये वाटर का मॉलिक्यूल लूज कर रहा है तो जो हमारा मॉलिक्यूल बना है वो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अभी भी फॉस्फेट निकला नहीं है, उसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं पीईपी। आप रिकॉल करो, हमने C4 एसिड साइकिल पढ़ी थी, वहाँ पे भी पीईपी था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 3 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है, फॉस्फेट भी प्रेजेंट है सेकेंड पोजिशन पे। नाउ अब ये जो मॉलिक्यूल बना है ये एकदम रेडी है, ये अपने अंदर से फॉस्फेट को रिमूव कर सकता है। तो जो इसके सेकेंड कार्बन पे फॉस्फेट थी वो निकल जाएगी। तो जब कोई मॉलिक्यूल फॉस्फेट को लूज करता है, ऐड होता है, तो फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। जब वो फॉस्फेट को लूज कर रहा है दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड डीफॉस्फोराइलेशन। तो जैसे ही डीफॉस्फोराइलेशन हुआ, इस पीईपी का फॉस्फेट निकल गया, उस फॉस्फेट को एडीपी ने यूज़ किया एटीपी बनाने में, और जो हमारा मॉलिक्यूल बनता है वो बनेगा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर आपको वैसे भी क्लास 12th केमिस्ट्री में भी याद करना है, आप अपनी बुक में बना लो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरुविक एसिड, COOH, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो दिस इज हाउ द पायरुविक एसिड विल बी फॉर्म्ड। अब आप एक बार मैं आपको इसकी समरी दिखा देती हूँ। ये रहा, पूरे 10 के 10 स्टेप्स हो गए। अब इसमें ये देखो आप, ये जो मॉलिक्यूल बना था ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, उसके बाद ये रिएक्शन शो की हुई है, बट ये DHAP भी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में होगा। उसके बाद के जितने भी स्टेप्स हैं दे विल बी रिपीटेड ट्वाइस, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जब PGL में चेंज होगा फिर से वो पायरुविक एसिड बनाएगा, मतलब ये चेन दोबारा रन होगी। तो कितने मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होंगे पायरुविक एसिड के? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो जैसे हमने C3-C4 साइकिल में करा था कि हम एनर्जी काइनेटिक्स कैलकुलेट करते हैं प्रोसेस की, वही हमें यहाँ पे भी करना है कि हमें ग्लाइकोलाइसिस की जो एनर्जी काइनेटिक्स है उसको कैलकुलेट करना है। तो जब हम एनर्जी काइनेटिक्स करेंगे तो हमें उस मॉलिक्यूल का जो भी एटीपी फॉर्म हो रहा है कैलकुलेशन करनी है, वो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें करनी है कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल बने, कितने एटीपी मॉलिक्यूल यूज हुए, सो दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो अब इसमें देखो, जो स्टेप नंबर हमारा 1 था उसमें एटीपी यूज होता है, जो स्टेप नंबर 3 था उसमें एटीपी यूज हो रहा है। तो हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स वी हैव यूज्ड? 2। उसके बाद एटीपी जनरेट कहाँ पर हो रहा है? जब हमारा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो रहा है तब एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टेप होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है ये पायरुविक एसिड में जब चेंज होगा तब एक हमारा एटीपी जो है वो जनरेट होता है। तो एटीपी हमारे इन 2 स्टेप्स में फॉर्म हो रहे हैं, दे आर बीइंग फॉर्म्ड, यहाँ पे यूज हो रहे हैं। बट मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल फ्रक्टोज जब स्प्लिट होता है उसके बाद साइकिल 2 टाइम्स चलती है, तो ये हम एटीपी जो हमारे फॉर्म हो रहे हैं उसको 2 नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो साइकिल 2 टाइम्स रन हो रही है। इट मीन्स 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर बीइंग फॉर्म्ड। एटीपी फॉर्म कितने हो रहे हैं? 4। एटीपी यूज्ड कितने हो रहे हैं? 2। तो अगर हम नेट गेन ऑफ एटीपी निकालें कि हाउ मेनी एटीपीज हैव बीन गेन्ड, तो फॉर्म हुए हमारे 4, यूज्ड हुए हमारे 2, तो नेट गेन एटीपी का हो जाएगा 2 एटीपी मॉलिक्यूल। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बने हैं? 2। लेकिन आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा कि जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 36 एटीपी बनते हैं। तो अभी हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे जब चारों स्टेप्स हम कर लेंगे कि हाउ 36 नंबर इज कमिंग। नाउ लेट अस काउंट द नंबर ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव, क्योंकि वो भी एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। तो जो हमारी रिएक्शन होती है कि फ्रक्टोज की स्प्लिटिंग के बाद जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है वो हमारा चेंज होता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब ये जो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जब चेंज होगा तो एक NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है।
बट यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसिटल फॉस्फेट जो इसका पार्टनर था मतलब ये रिएक्शन 2 टाइम्स रन होती है, तो हम NaDH अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 NaDH हमारे फॉर्म हुए। एंड NaDH जो होता है वो ATP से ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर रखता है। यहाँ पे जो 1 NaDH है वो 2 ATP के इक्विवेलेंट है। एक NADPH मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 ATP के इक्विवेलेंट है। 2 NaDH बन रहे हैं तो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, यानी कि 2 NaDH के अंदर 4 ATP की एनर्जी है। तो ये 2 जो ATP बना वो और ये जो 4 NaDH के थ्रू बना वो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। व्हेन वी आर एडिंग दिस सो वी विल गेट 6 ATP। तो अगर हमें एनर्जी काइनेटिक्स निकालनी है ग्लाइकोलाइसिस की तो टोटल 6 ATP जो है वो हमारे फॉर्म होंगे। 2 फ्रॉम द ATP नेट गेन ऑफ ATP, 4 फ्रॉम द NADPH मॉलिक्यूल। उसके बाद फिर हमें डिस्कस करना है कि अगर ऑर्गेनिज्म के 3 पॉसिबल है कि ये जो पायरुविक एसिड बनाए, अगर ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है तो ये क्रेब्स साइकिल या एक और स्टेप होता है बीच में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, उसमें एंटर हो जाएगा। इस टाइप का फ्लो चार्ट आपके क्लास 10 में भी था। अगर ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा है तो 2 मेथड्स होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के, ईदर इट कैन फॉर्म लैक्टिक एसिड और इट कैन फॉर्म द अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। आपने एक छोटी क्लासेस में डिफरेंस हमेशा आप पढ़ते आ रहे हो बट आज उसको समझोगे। आज जैसे आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। कई बुक्स में आपने 10th में पढ़ा भी होगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओनली 2 ATP आर बीइंग फॉर्म्ड। अब देखो पहला स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस है वो तो कॉमन है बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो वहाँ पे तो 6 ATP बन चुके हैं। और हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एक ग्लूकोज से सिर्फ 2 ATP बनते हैं। तो नाउ लेट्स सी हाउ दैट इज पॉसिबल। सो एज आई वाज टेलिंग यू कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है जिसको कि हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं वो 2 टाइप का हो सकता है। या तो ऑर्गेनिज्म इथाइल अल्कोहल बनाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो कि ईस्ट वगैरह में होता है, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, दैट वी ऑल्सो हैव टू सी। तो नाउ लेट्स सी हाउ दिस विल बी पॉसिबल। ये जो हमारा पायरुविक एसिड बना है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म ईस्ट है, ईस्ट आपने पढ़ा था 10th क्लास में, शुगर्स को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। तो ये जो पायरुविक एसिड बना है, पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर रिकॉल करो, COOH, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो इस पायरुविक एसिड को पहले तो ये एथेनॉल में चेंज करेगा। एथेनॉल होता है आपका CH3CHO, ओके, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, पहले उसमें चेंज करता है। और जब ये एथेनॉल में चेंज हो गया, ठीक है, एथेनॉल में चेंज होने का मतलब है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये रिमूव हो गई और इसकी हाइड्रोजन इस कार्बन के पास शिफ्ट हो गई। तो जब ये वाला मॉलिक्यूल CH3CHO में बना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज हो गई, ठीक है। तो वी नो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे बनता है, लेकिन अभी ये इथाइल अल्कोहल में तो चेंज नहीं हुआ। तो इस एसिटल्डिहाइड को, एथेनॉल को, एथेनॉल मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, इसको मॉलिक्यूल को चेंज करना है CH3CH2OH। उसके लिए इसको एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है। अब ये हाइड्रोजन ईस्ट कहाँ से लेता है? जो उसने NADH बनाया था ग्लाइकोलाइसिस में, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल उसी को ब्रेक कर देता है, ठीक है, अपना ही नुकसान कर रहा है, उसने अपनी एनर्जी और कम कर ली है। तो ये NADH प्लस H पॉजिटिव जो है वो NAD पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, उससे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा, उस हाइड्रोजन को यूज करके जो आपका एसिटल्डिहाइड है वो इथाइल अल्कोहल में या एथेनॉल में चेंज हो जाएगा, ओके। एंड वंस दैट इट इज हैपिंग टेकिंग प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया, इथाइल अल्कोहल भी बन गया, बट ऑर्गेनिज्म का लॉस हो गया कि उसने एक NADPH यूज कर लिया। नाउ रिकॉल कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, एक स्टेप में एक पायरुविक एसिड के लिए एक NADH हो रहा है, 2 पायरुविक एसिड के लिए 2 यूज होंगे। तो जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में 6 ATP था, एक NADH2 के इक्विवेलेंट होता है 4, आपने माइनस कर देना है, 2 तो NADH उसने यूज कर लिए। इसका मतलब जब वो अपना प्रोसेस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का कंप्लीट कर चुका होगा तो हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स इट विल बी लेफ्ट विद? ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तभी हम कहते हैं कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी रिलीज होती है, और हम ये भी कहते हैं कि फूड का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा मॉलिक्यूल बना है ये जो हमारा मॉलिक्यूल इस टाइप से बनता है इथाइल अल्कोहल का, इस इथाइल अल्कोहल में
C2H5OH या किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। इसमें अभी 2 कार्बन्स आपस में जुड़े हुए हैं, वो अभी पूरा तरीके से ब्रेक नहीं हुए हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन तब माना जाता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अभी तो इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन्स आर स्टिल अटैच विद ईच अदर, दैट इज व्हाई दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारी मसल्स में। अगर मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन शो कर रही हैं, या जो हम दही खाते हैं, कर्ड खाते हैं, उसमें एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, आपको पता है ना हमारी कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो पहला स्टेप करेगा ग्लाइकोलाइसिस का, और इस पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देगा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर था ना, उसी में बस एक हाइड्रोजन आपने ऐड करनी है। आई होप यू रिमेंबर, ये हमारा स्ट्रक्चर था पायरुविक एसिड का, जिसमें सेकेंड कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ था, उसको इसने चेंज कर दिया CHOH में, ऐसे चेंज कर दिया। ये फॉर्मूलाज याद नहीं रखने, बट थोड़ा सा अगर माइंड में होता है तो कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्डअप हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर उसने ऐसे पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में चेंज करना है, तो एक हाइड्रोजन उसको पायरुविक एसिड में ऐड करनी पड़ेगी। और वो हाइड्रोजन उसको कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, जब वो NADH प्लस H पॉजिटिव को NAD में चेंज कर रहा है, तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन कन्वर्टिंग पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड। 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसका मतलब उसने 2 NADH यूज कर लिया। फिर से वही स्टोरी है कि आप 6 में से 4 माइनस कर दो, तो ओनली 2 ATP विल बी लेफ्ट। तो अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन देखें, whether of our muscles or of the lactic acid bacteria, then again from one glucose molecule 2 ATP will be formed. So that's all for today. इसमें बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, NCERT जब आप रीड करोगे तो उसमें मेंशन करा हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपने खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कि जो ईस्ट होते हैं उसको हम अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो वाइन अल्कोहल ये सब होता है, वी यूज़ इट इन फॉर मेकिंग दैट, बट ईस्ट जो होता है वो 13% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन तक ही सर्वाइव कर सकता है। अगर इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन 13% से ज़्यादा हो गई तो ईस्ट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, इट विल डाई। तो उस केस में फिर हम कैसे कॉन्सेंट्रेटेड बेवरेजेस बनाते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं जिसमें अल्कोहल की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 50% से ज़्यादा है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, that is what the NCERT question is asking. So this is your homework, try to find out the answer. We will discuss it in the next class.